हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को लेकर है। विगत 2-3 दिनों से हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारक में पहला विचारक प्लेटो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। प्लेटो के कल हम लोगों ने जो है प्लेटो की शिक्षा संबंधी जो धारणा थी उसको पढ़ा। शिक्षा संबंधी उसने क्या कार्यक्रम दिया, क्या पाठ्यक्रम निश्चित किया, उसको पढ़ा। अब हम लोग जो है प्लेटो की शिक्षा संबंधी जो योजना है उसकी थोड़ी विशेषता को हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटो की शिक्षा संबंधी योजना की विशेषता को देखते हैं। योजना की विशेषता, शिक्षा की योजना संबंधी विशेषता को देखते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, सबसे पहली विशेषता है कि यह राज्य के द्वारा दिया जाएगा, राज्य के द्वारा शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा, स्त्री पुरुष सभी को शिक्षा दिया जाएगा। तीसरी, उम्र के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था है, उम्र के अनुसार शिक्षा की योजना है, शिक्षा की योजना है। जिस अवस्था में जो व्यक्ति होगा उसी अवस्था के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से इसमें रखा गया है। चौथा है, इस शिक्षा के द्वारा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक इन तीनों चीजों को व्यक्ति में, इन तीनों चीजों की जो है विकास की जाएगी। और शिक्षा, जो प्लेटो की शिक्षा है, यह ज्यादातर जो है दार्शनिक राजा की खोज में मदद करता है। दार्शनिक राजा की खोज में मदद करता है, राजा की खोज करता है। ठीक है, ये 4-5 विशेषताएं हैं। बहुत सारी विशेषताओं को निकाला जा सकता है कि शिक्षा योजना में जितनी पॉजिटिव तरीके से हम लोग प्लेटो की शिक्षा के संदर्भ में सोचेंगे उतनी ज्यादा इसकी विशेषताएं निकलेगी। अब जो है शिक्षा की योजना के संदर्भ में या इसके पक्ष में एक विचारक ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। मैक्सी एक विचारक है जिसने प्लेटो की शिक्षा के संदर्भ में कहा कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है स्पष्टतः बहुत आधुनिक प्रतीत होती है। प्लेटो की जो शिक्षा है, प्लेटो की शिक्षा स्पष्टतया आधुनिक लगती है, आधुनिक लगती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? प्लेटो जिस समय अपनी ये शिक्षा संबंधी अवधारणा को दे रहा था वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थे, पूर्व का था। 347 ईसा पूर्व, 347 ईसा पूर्व से पहले की जो है प्लेटो की शिक्षा योजना थी। और यह 347 ईसा पूर्व आज के दौर में उसके द्वारा उस समय कही गई बात आज भी क्या लगती है? आधुनिक लगती है, आज भी प्रासंगिक लगती है। ऐसा मैक्सी ने कहा। किस मामले में यह प्रासंगिक लगता है? तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो है, जो हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल से नीचे एलकेजी है, यूकेजी है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, ये जो बांटा गया है एजुकेशन को, इसके पीछे कहीं ना कहीं
जो बच्चे की अवस्था होती है, युवा की जो अवस्था होती है, जो मानसिक परिपक्वता होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये सारी बातें प्लेटो ने पहले ही कह दिया। प्लेटो की बताई हुई ये बातें जो है आज भी शिक्षा की योजनाओं को लागू करते समय, बताते समय उसको क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो प्लेटो की जो मैक्सी की जो बातें हैं, प्लेटो की शिक्षा संबंधी के संदर्भ में जो बातें हैं, ये बिल्कुल 100% सही प्रतीत होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग प्लेटो की दूसरी अवधारणा को देखते हैं। प्लेटो की शिक्षा की अवधारणा समाप्त हो जाती है। हाँ, इसकी एक आलोचना है, प्लेटो की शिक्षा संबंधी अवधारणा की विशेषता के साथ साथ थोड़ी आलोचना को भी देख लेते हैं। आलोचना भी है। शिक्षा की आलोचना क्या होगी? जब भी हम लोग विचारकों को पढ़ेंगे तो विचारकों के विचारों में गुण और अवगुण, ठीक है, विशेषता और आलोचना दोनों पक्षों को देखेंगे। जब तक हम लोग इन दोनों पक्षों को नहीं देखेंगे, प्लेटो की समग्र विचार को नहीं समझ पाएंगे। किसी भी विचारक को विचार को पढ़ने के लिए हमको दोनों पक्षों को पढ़ना होता है, विशेषता को भी पढ़ना होता है और उसकी आलोचना को भी पढ़ना होता है। तो हम लोगों ने विशेषता देख लिया, अब आलोचना को भी देखते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है, सबसे पहला ये कहा गया है कि यह शिक्षा योजना जो है बहुत ही लंबा है। शिक्षा योजना बहुत लंबा है। बहुत लंबा है। बहुत लंबा का मतलब क्या है? शिक्षा योजना बहुत लंबा है। अब 50 वर्ष की उम्र तक कोई शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करेगा तो फिर उसके बाद वो किस स्थिति में रहेगा कि जो है वह एनर्जी, वह ऊर्जा उसके अंदर नहीं बनी रहेगी ताकि वह सही तरीके से कामों को कर सके। और इतनी बड़ी लंबी शिक्षा कोई ग्रहण करना भी नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति वो चाहता है कि कम समय में, कम उम्र में, कम शिक्षा ग्रहण करके हम जीविका अपना अर्जन करें, अपने कार्यों को करें। तो इस तरीके से लगता है कि इसकी शिक्षा योजना बहुत लंबी है और बहुत ही उबाऊ है, इस चीज़ को लेकर किया जाता है। दूसरी बात, शिक्षा जो है उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है। उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है, ये भी एक आलोचना है। उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्गों के लिए लिया गया है, सभी के लिए शिक्षा नहीं दिया गया है। और समाज का जो बड़ा हिस्सा है वह प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सही बात नहीं है कि उच्च शिक्षा केवल कुछ खास लोगों को ही दिया जाए, बाकी लोगों को उच्च शिक्षा न दिया जाए, जिससे उनका मानसिक विकास या अन्य प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा। जो तीसरी आलोचना है इसकी, शिक्षा को जिस तरीके से पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, जिस अवस्था में इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, यह एक मानवीय कल्पना है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि गणित पढ़ने वाला व्यक्ति ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, जैसा कि अरस्तु इसका अपवाद है, जिसको गणित आता नहीं था, फिर भी जो है वो क्या हुआ, वह उसका राजनीति शास्त्र का पिता बन गया, वह कई सारे विषयों का पिता बन गया। चूंकि प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में गणित को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, गणित को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और गणित को बहुत महत्व दिया। और गणित न पढ़ने वाला व्यक्ति ही राजनीति शास्त्र का पिता हो गया, वह कई विषयों का ज्ञाता हो गया। इस तरीके से इसके द्वारा बताई गई जो बातें हैं अपने आप में क्या है, गलत साबित हो गई। चौथी जो इसकी आलोचना होती है कि इसमें साहित्य की जो है उपेक्षा की गई है। साहित्य की उपेक्षा की गई, साहित्य की उपेक्षा की गई है। इस तरीके की ये तमाम सारी आलोचनाएं भी हैं। तो शिक्षा पद्धति जो प्लेटो का है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो शिक्षा पद्धति है वह गुण अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें गुणों की संख्या ज़्यादा है और अवगुण की संख्या कम है। और मैक्सी द्वारा बताई गई जो बातें हैं वह 100% प्लेटो की शिक्षा संबंधी अवधारणा में क्या है, सही है। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है स्पष्टतः आधुनिक प्रतीत होती है, ये बात सही है। इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा और शिक्षा की अवधारणा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है साम्यवाद की अवधारणा। साम्यवाद की अवधारणा, साम्यवाद में इसने दो प्रकार की साम्यवाद की बात कही है।
संपत्ति की साम्यवाद, संपत्ति की साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। इस अवधारणा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लिया जाए कि साम्यवाद है क्या। साम्यवाद लैटिन भाषा के कम्युनिज्म से बना हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यह लैटिन भाषा के किससे बना है? लैटिन भाषा के कम्युनिज्म से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य या साझा, सामान्य या साझा। सामान्य या साझा का मतलब है समता, समता रहे। प्लेटो की साम्यवाद में क्या समता थी, क्या सामान्य थी, क्या साझा थी, जिसके कारण प्लेटो की जो अवधारणा है उसको साम्यवाद की अवधारणा में कहा गया। प्लेटो का ये जो साम्यवाद है वह दार्शनिक राजा या अभिभावक वर्ग के लिए है, और यह देखना चाहता था जो अभिभावक वर्ग है उसमें जो गुण है उसी गुण के अनुरूप वह कार्य करे। उनमें क्या होनी चाहिए? उनके कार्यों में, उनके गुणों में पूरी तरीके से समानता होनी चाहिए। और यह समानता तभी हो सकता है जब वह संपत्ति और पारिवारिक साम्यवाद की अवधारणा को, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले शाब्दिक अर्थों को यही देखा जाए। साम्यवाद है वह सामान्य स्थिति या समता की बात करता है, और प्लेटो में समता क्या है कि जो व्यक्ति में जो गुण है उसी गुण के अनुसार कार्य करे, यही उसकी कार्य और गुणों के बीच में समता ही साम्यवाद है। जो शासक वर्ग है या सैनिक वर्ग है उसमें साहस की प्रधानता होनी चाहिए, तब वो सैनिक का कार्य करे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें बुद्धि होनी चाहिए, तभी वह शासन का कार्य करे। बुद्धि और शासन एक साथ समान हो, साहस और सैनिक एक साथ सामान्य हो, इसी को साम्यवाद कहा जाएगा। प्लेटो ने अपने साम्यवाद, अपनी समानता वाली स्थिति को लागू करने के लिए संपत्ति संबंधी साम्यवाद और परिवार संबंधी साम्यवाद की अवधारणा को दिया। इस अवधारणा को समझने से पहले यह देखा जाए कि जो साम्यवाद है क्या प्लेटो की नवीन अवधारणा है कि प्लेटो से पहले भी साम्यवाद की अवधारणा यूनान में प्रचलित थी। तो यह बात पूरी तरीके से, यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि जो साम्यवादी अवधारणा है यह प्लेटो की अवधारणा से पूर्व में प्रचलित थी। ठीक है, एथेंस में पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस एक विचारक है जिसने कहा मित्रों के बीच सभी वस्तु, मित्रों के बीच सभी वस्तु साझा होना चाहिए, सभी वस्तु साझा होनी चाहिए। यह कहीं ना कहीं इस बात की अवधारणा को स्पष्ट करता है, पाइथागोरस की स्टेटमेंट, कि जो भी चीजें हो वह सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग हो, किसी को अलग हो, बिल्कुल उनके बीच में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। सभी वस्तुओं की साझा, मित्रों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अर्थात जो एथेंस के नागरिक हैं वह एथेंस की जो चीजें हो उस पर सबका हक होना चाहिए, कोई अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। ये पाइथागोरस की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये बताता कि साम्यवादी अवधारणा उनके विचारों में क्या थी? प्रचलन में थी। थोड़ा एथेंस की और स्थिति को देखा जाए तो एथेंस में एथेंस नहीं, स्पार्टा को देखते हैं। स्पार्टा में यह स्थिति प्रचलन में थी, व्यक्तिगत संपत्ति को तो महत्व दिया जाता था, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति पे राज्य का कंट्रोल ज्यादा था। लोग जो है सहभोज करते थे, लोग सामूहिक रूप से भोजन करते थे, अर्थात एक साथ मिल बैठकर क्या करते, एक कम्युनिटी बना कर रहा करते थे। तो ये कम्युनिटी भोजन करना, एक साथ भोजन करना और संपत्ति व्यक्तिगत होने के साथ साथ सारे लोगों में जो है उस संपत्ति का वितरण होना, ये कहीं ना कहीं जो बातें हैं, यह बातें साम्यवादी अवधारणा को आधार बनती हैं
क्योंकि साम्यवादी अवधारणा कहीं ना कहीं संपत्ति की समता से संबंधित होती है या विचारों की संपत्ति से संबंधित, समानता से संबंधित। समता उसके मूल में होता है, चाहे वह सहयोग के माध्यम से हो या राजनीतिक राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से हो, ये किसी न किसी माध्यम से समता दिखनी चाहिए। प्लेटो की जो साम्यवादी अवधारणा है, ये आर्थिक समानता वाली अवधारणा नहीं है कि सभी को जो है राज्य में रहने वाले जितने नागरिक हैं उन सारे नागरिकों को संपत्ति पे समान नियंत्रण होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। ये संपत्ति इस तरह की अवधारणा उसकी आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि जो प्लेटो है, प्लेटो की जो साम्यवाद है, ये कहीं ना कहीं जो है प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा राजनीतिक है। इसको देखा जाए, प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा क्या है? प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा राजनीतिक है। ये आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि प्लेटो की जो साम्यवादी अवधारणा है उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है कि उपरोक्त तीनों है? तो उपरोक्त तीनों नहीं है। प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा पूरी तरीके से राजनीतिक है। किस संदर्भ में राजनीतिक है कि प्लेटो ने जो साम्यवादी अवधारणा दिया, यह केवल किसके लिए दिया? अभिभावक वर्ग के लिए दिया। अभिभावक वर्ग में कौन कौन है? अभिभावक वर्ग में सैनिक है और शासक है। प्लेटो के अनुसार समाज में 3 तरह के वर्ग था। कौन कौन था? व्यापारी भी था, सैनिक भी था और शासक भी था। ये 3 थे। लेकिन जो साम्यवादी अवधारणा है वह व्यापारियों के लिए नहीं था, वह सैनिक और शासक वर्ग। इन्हीं सैनिक और शासक वर्गों को अभिभावक वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा भी है कि प्लेटो की जो अभिभावक वर्ग हैं उसमें कौन कौन है? व्यापारी, सैनिक, शासक, व्यापारी, उपरोक्त तीनों या सैनिक और शासक? तो सैनिक और शासक अभिभावक वर्ग में आते हैं। चूंकि ये सैनिक और शासक अभिभावक वर्ग में आते हैं, इनका काम शासन से संबंधित होता है, इसलिए प्लेटो की जो साम्यवादी अवधारणा है वह राजनीतिक है। अब प्लेटो की साम्यवादी राजनीतिक क्यों है? प्लेटो ने शासन के कार्यों को करने के लिए एक दार्शनिक राजा की खोज करता है। वह कहता है कि जो शासन का कार्य है वह ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है शासन के कार्य को नहीं कर सकता। कौन करेगा? तो दार्शनिक शासक करेगा। दार्शनिक शासक की खोज कैसे होगी? तो एक लंबी शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जिस शिक्षा का योजना इसने बताया 50 वर्ष तक, तो 50 वर्ष की अवस्था तक जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा वही व्यक्ति शासक वर्ग की श्रेणी में आएगा, वही बौद्धिक व्यक्ति होगा। लेकिन कहा कि शिक्षा के माध्यम से जो दार्शनिक राजा अस्तित्व में आएगा, बाद में यह जो उसके शासक, उसकी जो बुद्धि बनी है उसमें कुछ विकृतियां ना आ जाए। बुद्धि वाले व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान तो रहें, लेकिन साथ साथ सामाजिक बुराइयां उसके पास न आए, इस बात को भी प्लेटो सोचने लगा। और प्लेटो ने कहा कि जो दार्शनिक शासक है उसमें भविष्य में बुराई न आए, इसके लिए आवश्यक है कि जो दार्शनिक है उसको परिवार और संपत्ति से क्या कर दिया जाए? वंचित कर दिया। इसको एक बार और देखते हैं हम लोग। जो प्लेटो का साम्यवाद है, यह साम्यवाद है 2 अवधारणा पे है। साम्यवाद 2 अवधारणा पे है। संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति है, और परिवार है। कहा जो दार्शनिक राजा है, जो शासक वर्ग है,
वह अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से करे। इसके लिए आवश्यक है कि उसमें मोह, माया, लोभ और लालच जैसी प्रवृत्तियां न पनप सके। लंबी शिक्षा योजना के माध्यम से वह व्यक्ति इतना बौद्धिक हो जाता है कि वो सारी बुराइयों से तो मुक्त रहता है, लेकिन जैसे ही शिक्षा पद्धति समाप्त होता है, शासन के कार्यों को करने लगता है, तो इन फ्यूचर या भविष्य में फिर से कोई ना कोई बीमारियां उसके पास आ सकती हैं। वह बीमारी क्या हो सकती है? यदि उसके पास परिवार है तो परिवार की मोह माया आ सकता है। परिवार के चाहत में वो तमाम तरह की निष्पक्ष तरीके से काम करना बंद कर देगा, या संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा उसको निष्पक्ष रूप से उसको कर्तव्य करने में दिक्कत पैदा करेगी। लोभ और लालच उसके अंदर पैदा कर देगी। लोभ और लालच उसके अंदर न आए, निष्पक्ष तरीके से वह अपने कार्य को करे, या जिस बुद्धि की विकास उसके अंदर शिक्षा पद्धति से हुई है उसके तहत ही वह कार्य करे। इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति से और परिवार से क्या कर दिया जाए? वंचित कर दिया जाए। यदि अभिभावक संपत्ति से वंचित हो जाता है तो वह निश्चित तौर से लालच मुक्त हो जाएगा और वह निष्पक्ष तरीके से शासन के कार्यों को करेगा। प्लेटो ने संपत्ति और परिवार में सकारात्मक अवधारणा उसकी नहीं है। उसने पहले हम लोग संपत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो प्लेटो ने संपत्ति में क्या देखा? बहुत सारी बुराइयों को देखा। इसको हम लोग व्यवहारिक नजरिए से भी देख सकते हैं। संपत्ति रखना सबकी चाहत होती है, सब लोग धनवान बनना भी चाहते हैं, सारी सुख सुविधा संपत्ति में ही देखी जाती है। लेकिन उसका एक और पक्ष है, संपत्ति की एक नकारात्मक पक्ष है जिसकी वास्तविकता से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। संपत्ति के आने से व्यक्ति में भ्रष्टता, अनैतिकता, बेईमानी, लूट खसोट, तमाम तरह की बुराइयां भी उसके साथ आती हैं। वह शासक, सामान्य व्यक्ति में यह बुराइयां रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको शासन का कार्य करना नहीं है। प्लेटो के अनुसार ये बुराइयां शासक वर्ग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह सार्वजनिक कार्य को करता है, वह सार्वजनिक कार्यों को करता है, समाज की भलाई के लिए करता है, राष्ट्र के विकास के लिए करता है। इसलिए ये बुराइयां उसके अंदर न आए। इसलिए आवश्यक है कि दार्शनिक शासक को या जो राजा है उसको संपत्ति से क्या कर दिया जाए? निजी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। तो संपत्ति के संदर्भ में प्लेटो की जो नकारात्मक अवधारणा थी, जो उसकी बुराइयों को उसने देखा, वह यथार्थ के धरातल पर सही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि संपत्ति के नकारात्मक के साथ साथ उसके सकारात्मक पक्ष हैं, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्लेटो ने जो संपत्ति की साम्यवाद की अवधारणा दिया, जिसमें यह कहा कि राजा को क्या करना है? संपत्ति नहीं रखना। ठीक है। इसके बाद आते हैं परिवार पे। तब इसके संपत्ति के संबंध में जो इसने कहा कि राजा के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति में तमाम तरह की बुराइयां होती है, राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं कि प्लेटो ने क्या किया, संपत्ति के संदर्भ में केवल नकारात्मक अवधारणा अपना कर रखा, संपत्ति से केवल बुराइयां आती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना संपत्ति का समाज का कोई कार्य नहीं हो सकता है। संपत्ति के बिना जो है व्यक्ति में गर्व पैदा नहीं होगा, व्यक्ति उदारवादी नहीं बन पाएगा, व्यक्ति सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा, उसमें हीनता की भावना आ जाएगी, वह हमेशा जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, उसमें वह कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जिसके सहारे वह अपने कार्यों को कर सके। तमाम तरह की जो चीजें हैं यह जो है उसकी आलोचना होती रही है। और अरस्तु ने विशेषकर संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की बहुत धज्जियां उड़ाया, और उसने कहा कि प्लेटो की जो ये अवधारणा है ये बिल्कुल जो है यथार्थ पे आधारित नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल एक क्या कहते हैं कोर कल्पना पे आधारित है, यह वास्तव में सही नहीं है। ठीक है। संपत्ति के बाद हम लोग जो है प्लेटो के पारिवारिक साम्यवाद पे आते हैं। परिवार के संदर्भ में प्लेटो की एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने कहा कि परिवार एक ऐसी स्थिति है, परिवार एक ऐसी स्थिति है, परिवार एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है, जहां मनुष्य की प्रतिभा,
मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और स्त्रियों की योग्यता चूल्हे चौकी तक सीमित हो जाती है। चूल्हे चौकी तक सीमित हो जाती है। ठीक है, यह जो है परिवार के संदर्भ में प्लेटो की जो अवधारणा है, उनका यह मानना है कि परिवार एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है, साथ ही साथ स्त्रियों की योग्यता कहाँ हो जाती है, चूल्हे चौकी तक सीमित हो जाती है। परिवार से मनुष्य और पुरुष और स्त्री दोनों की प्रतिभाओं का हनन होता है, ऐसा विचार प्लेटो का मानना है। लेकिन इसका यह कहना है कि जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य जनता है, उसमें परिवार हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रतिभा होता ही नहीं है। उसकी प्रतिभा सामाजिक कल्याण के लिए नहीं होती है, शासन कार्यों के लिए नहीं होती है। लेकिन जो अभिभावक वर्ग है उसके पास प्रतिभा होता है, उसमें उस अभिभावक वर्ग में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। लेकिन अभिभावकों के लिए परिवार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि परिवार के होने से क्या होगा, उनकी प्रतिभा हनन हो जाएगी, स्त्रियों की प्रतिभा जो है चूल्हे चौकी में तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इनको परिवार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बिना परिवार के ही ये अपने प्रतिभा का सही इस्तेमाल करेंगे। ये तो स्टेटमेंट के सारे हैं, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य यह था कि अभिभावक वर्ग के पास अपना परिवार नहीं होगा तो वह जो है परिवार की मोहमाया में बेईमानी काम नहीं करेगा, वह निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। यही उसका मुख्य ध्येय था। और चूंकि शिक्षा पद्धति के द्वारा जो दार्शनिक राजा बनेगा वो अपने आप में बहुत संस्कारिक होगा, उसके संस्कार बहुत प्रबल, बहुत मजबूत होंगे। लेकिन भविष्य में कभी कभी ये परिवार एक ऐसा संस्था है जो उसके संस्कार को समाप्त भी कर सकता है, उसको अपने कर्तव्यों से मोड़ सकता है, उसको निष्पक्ष तरीके से काम करने में रोक सकता है। इसीलिए वो चाहता था कि परिवार और संपत्ति अभिभावक वर्ग को न बने, और परिवार में ये बुराई देखा तो इसको जो है अपने स्टेटमेंट में भी कहा भी है। अब ये सवाल उठता है, ये तो अच्छाइयाँ हैं, चलिए बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, लेकिन परिवार इस कॉन्सेप्ट के बाद अरस्तु ने इसकी बड़ी आलोचना की। अरस्तु ने प्लेटो की इस अवधारणा का सबसे ज्यादा धज्जिया उड़ाया, साम्यवादी अवधारणा का। कहा कि संपत्ति की कुछ बात तो चल जाएगी, लेकिन परिवार के संदर्भ में प्लेटो का एक कथन है, अरस्तु का एक कथन है जिसको देख लिया जाए, परीक्षाओं में पूछता है। अरस्तु कहा कि आलोचना के संदर्भ में अरस्तु ने कहा प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है कि निकट संबंधी होना। इस कथन का क्या मतलब है? प्लेटो ने पारिवारिक साम्यवाद की जो अवधारणा दिया, उसके पीछे दो तर्क बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला तर्क तो यह था कि परिवार के मोहमाया में राजा अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाएगा, इसलिए परिवार ना हो। दूसरा यह था कि परिवार बढ़ाने का काम वही करे जो गुणों से संपन्न हो। गुणों से संपन्न स्त्री और पुरुष ही जब बच्चे के जनरेशन करेंगे, बच्चे को पैदा करेंगे, तो उनके बच्चे उन्हीं की तरह होंगे। और एक अच्छे संस्कारिक बच्चे होने के लिए दोनों माता पिता का संस्कारिक होना बहुत जरूरी होता है। दोनों अभिभावक वर्ग अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे होंगे। तो उन्हीं के बीचों में राज्य के माध्यम से शक्तिशाली स्त्री और शक्तिशाली पुरुषों के बीच में संपर्क करने के बाद एक शक्तिशाली बच्चे उत्पन्न करने की भी सोच जो है प्लेटो का था। इसलिए राजा को परिवार न बसाए बल्कि पारिवारिक
परिवार की संख्या बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के मध्य रिश्ते हों, लेकिन वह परिवार की तरह न हो, वैवाहिक संबंध की तरह न हो और लंबे समय वाले संबंध न हो। इस संबंध को अरस्तु ने बहुत नकारा और कहा कि इस तरीके में पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन पिता है, कौन किसकी माता है, माता के साथ बेटे का संबंध, बेटे के बहन के साथ बहन के भाई, इनके बीच के रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। यदि वैवाहिक संबंध के रिश्ता को खत्म कर दिया जाए और केवल जनरेशन के लिए रिश्ते को रखा जाए तो ये सारे रिश्ते क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कहा कि प्लेटोवादी पुत्र नहीं होने से बढ़िया है कि हम दूर के रिश्ते में रहें। यदि उसके पुत्र होंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि हम पुत्र हैं, कि हमारे पिता कौन है, हमारे माता कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो है कमियां अरस्तु में दिखा, जो वास्तव में बहुत सत्य है। और वैवाहिक संस्था का स्थापना जब समाज सभ्य हुआ तब से हुआ। एक अच्छे संतान की प्राप्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि हम विवाह संबंधी संबंधों को क्या करें, भूल जाएं, और यह कोई जरूरी भी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, इस तरीके से अरस्तु ने जो है प्लेटो की जो पारिवारिक साम्यवाद की अवधारणा की जो खंडन किया वह बहुत हद तक क्या है, सही है। प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है कि उसके निकट संबंधी ही हो। पुत्र होके पता चला कि फिर अच्छे संतान प्राप्ति करने के लिए पुत्र को अपने ही माता के साथ वैवाहिक रिश्ते तरीके से रिश्ता अपनाना पड़े। तो ये तमाम तरह की चीज़ें विकृतियाँ थी। और बाद में चल के प्लेटो की जो साम्यवादी अवधारणा थी यह बहुत हद तक लागू नहीं हुआ। प्लेटो ने खुद दार्शनिक राजा के बारे में ऐसा जब सोचा, कहा कि बिना संपत्ति के और बिना परिवार का कोई राजा बने तो उसके जीवन में कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, ये जो है प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा हो गई, जिसकी विशेषताओं के साथ, जिसके उद्देश्य के साथ इसकी आलोचनाएं भी कर दिया गया। अब हम प्लेटो की नई अवधारणा की चर्चा करने चल रहे हैं, जो है दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा, फिलॉसफर किंग, फिलॉसफर किंग। दार्शनिक राजा, प्लेटो ने जितनी भी राजनीतिक चिंतन किया, जितनी भी किताबें लिखी, जो भी बातें कहा, उन सारे बातों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो कोर कल्पना है, जिस चीज को ढूंढना चाहता था, वह है दार्शनिक राजा। चाहे वो न्याय की बात कर रहा हो, या वह शिक्षा की बात कर रहा हो, या साम्यवादी व्यवस्था की बात कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसका मुख्य उद्देश्य एक दार्शनिक राजा की प्राप्ति है। फोस्टर की इस कथन के साथ इस बात को हम लोग आगे करते हैं। फोस्टर ने कहा प्लेटो की समस्त अवधारणा, प्लेटो की समस्त अवधारणा के मूल में दार्शनिक राजा की अवधारणा ये है। दार्शनिक राजा की अवधारणा ही है। ये कई बार आपसे पूछ भी सकता है कि 3-4 सिद्धांत दे दे। आदर्श राज्य की अवधारणा, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन है? दार्शनिक राजा, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो सबसे मुख्य जो धारणा है वह है दार्शनिक राजा। इसी के इर्द गिर्द सारे उसकी अवधारणाएं हैं। चाहे वो शिक्षा पद्धति को बताना चाह रहा हो, चाहे वो न्याय की अवधारणा को बताना चाह रहा हो, चाहे साम्यवादी अवधारणा को बताना चाह रहा हो, चाहे वो आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा हो, इन सभी में जो है दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है सबसे महत्वपूर्ण है। और इस बात को फोस्टर ने अपने कथन के माध्यम से स्पष्ट भी कर दिया है। फोस्टर ने क्या कहा? फोस्टर ने कहा कि प्लेटो की समस्त अवधारणा है, चाहे वो कोई भी अवधारणा दे रहा हो, शिक्षा हो, न्याय हो, साम्यवाद हो या अन्य कोई भी धारणा दे रहा हो, उसमें जो है सारी की जो चीजें क्या है, दार्शनिक राजा है उसके मूल में है। तो फोस्टर की अवधारणा से दार्शनिक राजा की अवधारणा हमको स्पष्ट हो जाती है। अब ये देखते हैं दार्शनिक राजा क्या है। हमको पता है कि लंबी 50 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा वही क्या होगा, दार्शनिक राजा होगा। और दार्शनिक राजा में उसने क्या देखा कि दार्शनिक राजा वह है जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं,
राज्य में जितनी भी कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर करने की किसी के पास क्षमता है वह तो है दार्शनिक राजा। क्योंकि इसके पास एक लंबी शिक्षा पद्धति मिलने के बाद ये बहुत संस्कारिक हो जाता है, वो दोषमुक्त हो जाता है, वो बुराइयों से बिल्कुल अलग हो जाता है, बुराइयां उसमें दूर दूर तक नहीं होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी बुरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये पता था कि यदि सुकरात जैसे महान विचारक और सद्गुणी व्यक्ति को वहाँ का शासक सजा दे सकता है, तो हम किसी ऐसे शासक की कल्पना करें जो इस तरह के व्यक्ति क्या सामान्य व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा न दे। तो वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है और दार्शनिक राजा ही हो सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति दार्शनिक राजा होगा। अब दार्शनिक जो राजा होगा यह कानून से, परंपरा से और जनमत से सबसे ऊपर होगा। इसमें नैतिक गुणों की प्रधानता के साथ साथ बौद्धिक गुण होता है। इस वजह से सर्वाधिकारवादी होगा। सारे जो अधिकार हैं शासन के सब दार्शनिक राजा के पास होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सारी बुराइयों से मुक्त होता है, ऐसा मानना किसका? प्लेटो का। दार्शनिक राजा सर्वाधिकारवादी है। क्यों है? क्योंकि ये सारी बुराइयों से मुक्त है। इसके पास भोग नहीं त्याग की स्थिति है, क्योंकि वो परिवार को त्यागता है, क्योंकि ये संपत्ति को त्यागता है, बहुत लंबी शिक्षा पद्धति के माध्यम से निकला हुआ है, सामान्य जीवन जी के, सामान्य कठिनाइयों को झेल के, वास्तविकताओं को समझ के निकलने वाला व्यक्ति है। इसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही व्यक्ति को सारा समाज के संचालित करने की सारी अधिकार दिया जाए तो समाज का संचालन सही तरीके से कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दार्शनिक राजा को इतना बड़ा अधिकार दे देना क्या उचित है? क्या इसके दार्शनिक राजा पे कोई प्रतिबंध लगता है कि नहीं लगता है? तो प्लेटो जो है दार्शनिक राजा पे ऐसे तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, सारे अधिकार दार्शनिक राजा को दे देता है क्योंकि ये दोषमुक्त है। लेकिन 4 प्रकार के प्रतिबंध को लगाता कि दार्शनिक राजा होने के बावजूद भी कानूनन नहीं कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर उस पर 4 प्रकार का प्रतिबंध है जो कभी आपसे पूछ सकता है। दार्शनिक राजा पूछेगा कि प्लेटो का दार्शनिक राजा लोकतांत्रिक है, संयमी है, सर्वाधिकारवादी है। तो इसका राजा सर्वाधिकारवादी है, संयमी भी है, लेकिन वो सर्वाधिकारवादी ज्यादा क्योंकि सभी अधिकारों को रखने वाला होता है। तो ये आप पूछ सकता है कि इस पे कितने प्रकार का जो है कौन कौन से प्रतिबंध हैं उसको बताया जाए तो जाना जाए। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। इस पे 4 प्रकार, दार्शनिक जो राजा है उस पे प्लेटो जो है 4 प्रकार के प्रतिबंध को लगाता है। वह प्रतिबंध कौन है? इस प्रतिबंधों में रह के ही दार्शनिक राजा क्या करेगा? शासन का कार्य करेगा। पहला, जो राजा है वह शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यह काम नहीं करने के लिए रोक दिया, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा कौन सा काम नहीं करेगा? आर्थिक असमानता को नहीं बनाएगा। आर्थिक असमानता को बनने नहीं देगा। ठीक है। तीसरा, राज्य का आकार इतना होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। राष्ट्रीय एकता बनी रहे। और जो चौथा है वह है व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करता रहे। व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों को ही करें। व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों को ही करें। कर्तव्यों को ही करें। प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की बात की
वह सर्वाधिकारवादी होगा, चूंकि दोष मुक्त है, कानून से ऊपर है, परंपरा और जनमत से ऊपर है, उसमें किसी प्रकार की कोई दोष और बुराइयां नहीं है, वह त्याग करके राजा बना है, इसलिए सर्वाधिकारवादी होगा। इसके बावजूद भी उसने 4 प्रतिबंध बताए कि वो राजा जो है इन 4 बातों को जरूर ध्यान में रखे और करता रहे। यदि वो नहीं करता है तो निश्चित तौर से उस दार्शनिक राजा में तमाम तरह की आलोचनाएं हो सकती है, उसमें कमियां हो सकती हैं। पहला, जो उसने शिक्षा पद्धति बताया, मान लीजिए 50 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा पालन करना है, कोई राजा बन गया फिर बाद में लगा कि नहीं ये बहुत उबाऊ है, इसको बदल दिया जाए, नहीं, ये निश्चित है 50 वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति को ही राजा बनना है, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए। राजा के लिए रेस्ट्रिक्शन है, यह नहीं कि हम राजा हो गए अब लग रहा कि नहीं इसको बदल दे, दूसरी शिक्षा लग दे, 50 नहीं 30 वर्ष की मान लिया जाए, तो इस तरह के बदलाव की अनुमति जो है प्लेटो नहीं देता है राजा को। दूसरा, आर्थिक असमानता, वह जानता था कि आर्थिक विषमता जो है किसी भी राष्ट्र की विकास में बहुत बड़ा बाधक है, और चूंकि राजा के पास व्यक्तिगत संपत्ति की बात नहीं है, इसके अलावा तभी तो वह जो है आर्थिक असमानता को रोकने का प्रयास करेगा। अपने पास संपत्ति नहीं है, लालच नहीं है, मोह नहीं है, तो वह संपत्ति नागरिकों में समान रूप से हो, सभी को कुछ न कुछ संपत्तियां हो, इस बात का क्या है, इस बात को राजा को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो राष्ट्रीय विकास अवरोध में हो जाएगी, रुक जाएगी। राज्य का आकार, वह छोटे राज्य की कल्पना करता है और बताता भी है कि 5040, एक राज्य की जनसंख्या जो आदर्श स्थिति है वह 5040 की है। यदि किसी राज्य की आबादी 5040 है तो ज़्यादा सही है, यदि उसकी आबादी से ज़्यादा बढ़ती है तो राष्ट्र के विकास में तमाम तरह की दिक्कत आएगी। तो एक ग्रेफ 5040 नहीं, ये तो सैद्धांतिक और आदर्श की स्थिति है, लेकिन यह बात का ध्यान रखना होगा राजा को कि इसकी जनसंख्या में और उसके आकार में इस तरह का बदलाव ना हो, इतना बड़ा ना हो कि वह राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में क्या हो, दिक्कत हो। आकार छोटा हो, संख्या छोटी होगी तो राष्ट्र की एकता बनी रहेगी, ऐसा मानना प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कि हर व्यक्ति के हर गुण के अनुसार उनके कर्तव्य निश्चित हैं, इन कर्तव्यों को पालन वह सही तरीके से करता रहा, इस बात को ध्यान रखे, तभी राज्य में एकता बनी रहेगी, अन्यथा राज्य में एकता नहीं बनी रहेगी। न्याय की अवधारणा के संदर्भ में हम लोग आगे पढ़ा भी था कि न्याय तभी बनी रहेगी जब व्यक्ति अपने गुण, जो उसको गुण मिला हुआ है उसी गुण के अनुसार वह कार्य कर रहा हो, तभी राज्य की एकता बनी रहेगी और तभी उस राज्य में न्याय स्थापित है। इस बात का भी ध्यान राजा को रखना पड़ेगा। इन 4 प्रतिबंधों के अलावा बाकी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध दार्शनिक राजा पे प्लेटो नहीं लगाता है, और प्लेटो का यह दार्शनिक राजा तमाम अधिकारों के साथ बना हुआ है। यहाँ तक यह कहा जा सकता है जो इसका दार्शनिक राजा है ईश्वर का ही रूप है। ठीक है, हम ईश्वर में कोई बुराई नहीं देखते हैं, कोई बीमारियां नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरीके का एक शिक्षा पद्धति और त्याग के माध्यम से जो व्यक्ति सामने आता है वह भी एक ईश्वर के समान ही हो जाता है, ईश्वर तुल्य हो जाता है, देवता तुल्य हो जाता है। देवता तुल्य व्यक्ति में हम किसी प्रकार की बुराई नहीं देखते हैं, और समाज का संचालन का अधिकार उसी के हाथों में सौंप दिया जाता है, ताकि समाज का अपने परंपराओं, प्रथाओं और कानूनों के माध्यम से सही तरीके से क्या होती रहे, संचालित होती रहे। अब राजा के पास बहुत सारे अधिकार हैं, इस बात की यह तो ठीक है, यह उसकी अच्छाइयां हो गई। प्लेटो की दार्शनिक राजा की भी आलोचनाएं होती हैं, इसकी आलोचना अरस्तु भी करता है, अन्य विचारक भी करते हैं। प्लेटो की दार्शनिक राजा के संदर्भ में पहला जो एक विचारक है लॉर्ड एक्टन, इसका स्टेटमेंट बहुत पूछा है और कहता है यह कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। शक्ति क्या करती है, व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। पूर्णतया शक्ति व्यक्ति को और भ्रष्ट बना देती है। यह
प्लेटो के दार्शनिक राजा के संदर्भ में जो शक्ति देने की बात की, उसी पे लॉर्ड एक्टन ने कहा कि जो शक्ति होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही उसको शक्ति मिलती है तो शक्ति का नेचर ही है भ्रष्टता। शक्ति का नेचर ही होती है भ्रष्टता। भ्रष्टता और शक्ति में बिल्कुल साम्य अवस्था है, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके पास शक्ति होगी वह कभी भी दयालुता की बात नहीं करेगा, कभी भी उदारता की बात नहीं करेगा, कभी भी समझौते और एक दूसरे के साथ सहयोग की बात नहीं करेगा। वो हमेशा शक्ति प्रदर्शित करेगा, शक्ति के माध्यम से हर कार्य को करना चाहेगा, और यह शक्ति का प्रयोग हमेशा अनैतिक कार्यों के लिए, कानून के विरुद्ध कार्यों के लिए, व्यक्ति की इच्छाओं के विरुद्ध करने में किया जाता है। तो शक्ति का दूसरा रूप भ्रष्ट है। और यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को और भी शक्ति दे दिया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उससे हम आशा नहीं कर सकते हैं कि वह जो है कल्याणकारी कार्यों को करे, कानून के अनुरूप कार्य करे, आपके साथ बड़ा सहयोग संबंधी काम करे, ऐसा संभव नहीं है। तो यदि दार्शनिक राजा भी है और उसे ज्यादा से ज्यादा शक्ति सौंप देते हैं तो लॉर्ड एक्टन ने कहा कि यही स्थिति आपके सामने बन के आएगी। एक दार्शनिक राजा जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वह भी जो है भ्रष्ट बन जाएगा। जैसा कि शक्ति के संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का ये विचार है। इस कथन को पूरी तरीके से याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी परीक्षाओं में इस कथन को पूछा है और आगे की भी संभावना इसकी बनी हुई है। तो दार्शनिक राजा के संदर्भ में एक आलोचना में जो लॉर्ड एक्टन का यह कथन है कि बहुत भ्रष्टता हो जाएगी, ज्यादा शक्ति मिल जाएगा, तो बात सही है। और प्लेटो की यह अवधारणा कि दार्शनिक राजा ही सब कुछ संभाल लेगा, वो संभाल ले वो अलग की बात, वो ठीक है, लेकिन इस संभालने की स्थिति में उसे ज्यादातर शक्तियां न दिया जाए। समाज और राज्य और व्यक्ति को उसके भी अस्तित्व को बनाए रखा जाए। उसको भी शक्तियां उतनी होनी चाहिए कि वो एक राजा की गलती करने पर आलोचनाएं कर सके और अपने बचाव में, अपने अधिकार के में कुछ वो बातें कह भी सके। सर्वाधिकार व्यक्ति जो सर्वाधिकारवादी व्यक्ति होते हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, जिनमें यह बात होती है कि उनके पास गुण ज्यादा होती है, वह लोग ज्यादातर क्या हो जाते हैं, बाद में अत्याचारी हो जाते हैं। तो इस चीज की संभावना न बने, उससे बेहतर है कि उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शक्ति न सौंपा जाए। ठीक है, ये दार्शनिक राजा के संदर्भ में इसकी आलोचना है और इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आदर्श राज्य की, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे और समय भी हो गया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो में आपको पीडीएफ नोट्स इसमें नहीं बनाया जा रहा, ना आपको दिया जाएगा। आपसे आशा किया जाता है कि आप वीडियो को देखकर स्वतः नोट्स को बनाइए, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बना बनाया मटेरियल मिल जाने के बाद आप उस मटेरियल को केवल जो है अपने अलमारियों में सजा देंगे, उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये लेक्चर जब सुनेंगे और खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप सुनते समय और लिखते समय दो कार्य करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपको चीज़ें याद भी होंगी। और नोट्स बनाने के बाद 7 दिन 10 दिन के बाद 10 दिन का जो वीडियो आप देखते हैं उसका एक कॉपी में नोट्स बनाइए, और हम जब भी किसान पीजी कॉलेज में जाएं तो आप नोट्स को लेकर आकर हमको दिखाइए, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हों कि हमारे जो बनाए हुए वीडियो हैं उसको देख के आप जो है नोट्स बना रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। हम लोगों का मुख्य टारगेट यह है कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप रिजल्ट जो है हमें दें। उसके लिए हमें आपसे यह आशा है कि आप नोट्स स्वतः बनाएं और पूरी तरीके से बनाएं। ठीक है, और उस नोट्स में क्या क्या सुधार करना जब आप हमें दिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर से या किताबों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बाद में जो क्या होगा, आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, भटकाव की स्थिति में हो जाएंगे, तैयारी आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लेक्चर के माध्यम से न बता के फिर प्रश्नों के रूप में भी दिए जाएंगे, क्योंकि अभी प्लेटो पढ़ा रहे हैं तो प्लेटो से में बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे। उन प्रश्नों में इस लेक्चर के अलावा भी बहुत सारी तथ्य आपके सामने आएंगे। उन तथ्यों को समझा के बता के इस पूरे प्लेटो के जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो केवल लेक्चर हम लोग अवधारणाएं के संदर्भ में देखें, प्रश्न इससे बहुत सारे बनते हैं। प्रश्न जब बनेंगे तो बहुत सारे आपके सामने दुविधाएं और संकट भी आएंगे कि हमको लेक्चर में ये बातें नहीं मिली, तो वह बातें एक्स्ट्रा के रूप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप जो है वीडियो को देख के और उसके लेक्चर के अनुरूप अपनी कॉपी में स्वतः नोट्स बनाने का
प्रयास करिए, नोट्स बनाने को सीखिए, क्योंकि जिस दिन नोट्स बनाना सीख गए, नोट्स अपने से बनाने लगे, उसी दिन से तैयारी आपकी अच्छी तरीके से होने लगी। ठीक है, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। धन्यवाद।